नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए एक पारिवारिक कहानी लाई हूँ। शीर्षक है मकान मैंने अपने नाम लिखवाया है। अगर हम आशीष की LIC पॉलिसी, प्रोविडेंट फंड, बैंक खातों की बचत मिलाकर एक छोटा सा मकान या दुकान खरीद लें और उसे किराए पर उठा दें, तो इससे बैंक में पड़े हुए धन पर मिले ब्याज से ज्यादा आमदनी होगी। भविष्य में मकान का भाव भी बढ़ जाएगा। राजेश ने अपनी योजना आशीष की विधवा पत्नी योगिता को बताई। जी भाई साहब, जैसा आपको उचित लगे, योगिता ने कहा। राजेश ने ढूंढकर एक मकान खरीदा। हर जगह वकील से राजेश ही बात करता। जहाँ जहाँ कहता, योगिता बिना किसी तर्क वितर्क के हस्ताक्षर करती रहती। ऐसा नहीं था कि वह पढ़ी लिखी नहीं थी। उनको अपने भाई समान जेठ पर अत्यधिक विश्वास था, इसलिए उसने सब कागजों को पढ़ने की जरूरत नहीं समझी। अभी 6 महीने पहले ही 2 बच्चों की मां योगिता पर मानो कहर बरस पड़ा। उसकी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ गई। योगिता का पति आशीष सुबह ऑफिस जाने के लिए हंसते मुस्कुराते यह कहते हुए निकला, शाम को जल्दी आऊंगा, तैयार रहना, हम शॉपिंग पर जाएंगे। आशीष तो नहीं आया, पर उसकी दुर्घटना में मौत की खबर आ गई। आशीष का परिवार अपने पुश्तैनी घर में अपने बड़े भाई राजेश के परिवार के साथ रहता था। योगिता और आशीष के 2 बच्चे थे। आशीष एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। अपनी 14-15 साल की नौकरी में बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ी बहुत बचत कर ली थी। आशीष की मृत्यु के बाद उसकी बैंक बचत, LIC पॉलिसी, प्रोविडेंट फंड की रकम मिलाकर मकान खरीदा गया। मकान को किराए पर चढ़ा दिया। जो किराया आता, उससे योगिता बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी जरूरत के खर्चे पूरा करती। घर खर्च की जिम्मेदारी राजेश उठाता। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी का बोझ योगिता पर था। खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा, कपड़ा, घर की सफाई, सब काम योगिता को ही करने पड़ते। इसके बदले 2 वक्त की रोटी उसे और उसके बच्चों को मिलती। जेठानी आभा तो घर की सभी जिम्मेदारियों को एक एक करके योगिता के कंधे पर डाल मुक्ति पाली। जो एक घर में काम वाली आती थी, उसे भी हटा दिया गया। घर योगिता के स्वर्गीय ससुर जी का था, जिस पर दोनों भाइयों का बराबर का हक था। ऐसे ही समय गुजरने लगा। राजेश के बेटा बेटी दोनों की शादी हो गई। 7 साल तक तो योगिता को पता ही नहीं चला कि मकान किसके नाम है। योगिता ने 7 वर्ष बाद बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए मकान बेचने का फैसला किया। उसे अपने बच्चों का भविष्य संवारना था। भैया, बच्चों के आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत होगी। इसके लिए मैं मकान बेचना चाहती हूँ, योगिता ने राजेश से कहा। इसके बाद राजेश ने जो कहा, उससे योगिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। मकान मैंने अपने नाम लिखवाया है। मैं अभी मकान बेचना नहीं चाहता। इतने सालों से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की देखभाल कर रहा हूँ। तुम लोगों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा दे रहा हूँ। संरक्षक के अभाव में समाज में सम्मान के साथ जीना अकेली महिला के लिए मुश्किल होता है। मेरे रहते हुए तुम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। मकान पर मेरा हक तो बनता है, इसमें क्या बुराई है। हाँ, जब तक मैं मकान ना बेचूं, मकान के किराए पर तुम्हारा हक होगा, राजेश ने स्पष्ट रूप से कहा। भाई समान जेठ ने योगिता के साथ इतना बड़ा धोखा किया, यह जानकर योगिता आश्चर्यचकित रह गई। योगिता ने लड़कर वक्त बर्बाद करना उचित नहीं समझा। उसका बेटा अपनी मेहनत और भगवान की आशीर्वाद से पहले ही प्रयास में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करने में सफल हो गया। योगिता ने एजुकेशन लोन लिया और बच्चों को पढ़ाया। योगिता अचार पापड़ बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने लगी। बेटा बेटी छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर मां को सहयोग करने लगे। योगिता के परिवार ने राजेश के परिवार से दूरी बना ली। बच्चे शिक्षित होकर लायक बन गए, अच्छा कमाने लगे। योगिता ने पुश्तैनी घर में भी अपना हिस्सा छोड़ दिया। इधर राजेश की बेटी
शादी के बाद ससुराल में जरा भी खुश नहीं थी। इतना दहेज देने के बाद भी ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित की जाती थी। राजेश का बेटा बहू में भी आपस में नहीं निभ पाई, तलाक हो गया। राजेश की पत्नी बेटे और बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई और स्वर्ग सिधार गई। राजेश पैरालिसिस का मरीज होकर बिस्तर पकड़ लिया। आज योगिता जितनी सुखी है, उतना ही कष्टमय राजेश का जीवन व्यतीत हो रहा है। बेटा बेटी दोनों अपने वैवाहिक जीवन के दुखद अंत से तनाव में थे। अपने पिता की शारीरिक समस्याओं को समझने का उनके पास वक्त नहीं था। जिन बच्चों के लिए उसने छल कपट किया, अपने छोटे भाई का सब कुछ हड़प लिया, वही बच्चे अब उसे नहीं पूछते। बस बिस्तर पर पड़ा पड़ा अपने किए पर पछता रहा है। दोस्तों, मनुष्यों को अपने कर्मों का फल जरूर प्राप्त होता है। यही जीवन का परम सत्य है। कोई भी कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के आगे किसी का जोर तथा रिश्वत भी नहीं चलती। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।